आखिर क्या इतिहास रहा है चीतू का इस देश के साथ? वो कौन सी घटनाएं, परिस्थितियां थी जिसने चीता को विलुप्त होने पे मजबूर कर दिया? इतिहास में पहली बार चीता को पालने का साक्ष्य संस्कृत ग्रंथ मनसुलल्लास में मिलता है। इसकी रचना 1129 में चालुक्य वंश के राजा सामेश्वर तृतीय द्वारा किया गया था और इसे अभिलाषी तार चिंतामणि के नाम से भी जानते हैं। गुफा चित्रों से लेकर राजा महाराजाओं तक भारत में चीता का लंबा इतिहास रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार चीता भारतीय जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ वन्य प्राणी है। क्या संभवतः एकमात्र ऐसा स्तनपायी जंतु है जो पूरे विश्व में चीता कहकर बुलाया जाता है। चीता शब्द संस्कृत के चित्राकू शब्द का अपभ्रंश है जिसका अर्थ धब्बेदार होता है। वन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए चारागाहों में रहने वाला संसार का यह सबसे तेज गति का प्राणी मानव जाति के लालच का शिकार हो गया। अपने खूबसूरत और आकर्षक खाल के कारण यह शुरुआत से ही शिकारियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसके अलावा इंसानों के अतिक्रमण के कारण इनके रहने वाले ठिकानों में कमी होना, जलवायु परिवर्तन और जानवरों के शिकार के लिए चीता को पालतू बनाया जाना चीता के विलुप्त होने में ऐसे बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने 49 वर्षों के शासनकाल के दौरान अपने शाही चिड़ियाघरों में लगभग 9000 चीते पाल रखे थे। वर्ष 1613 में मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी में कैद में रखे गए किसी चीते द्वारा शावक को जन्म देने का दुर्लभ वर्णन किया है और यह अब तक का पहला तथा अंतिम साक्ष्य है जिसमें इस तरह की किसी घटना का वर्णन किया गया है। मध्यकालीन भारत में शिकार के लिए चीते का प्रयोग पूरे प्रायद्वीप में लोकप्रिय था तथा इसका प्रयोग काले हिरण के शिकार के लिए किया जाने लगा। इसके अलावा कई साक्ष्यों में पता चलता है कि उस समय चीते को पकड़ने तथा प्रशिक्षित करने के लिए अनेक सेवक मौजूद रहते थे। किसी जंगल से पकड़ कर लाए गए चीतों को 6 महीने के अंदर प्रशिक्षित किया जा सकता था और इसके लिए इनको पिंजड़ों में रखने के बजाय जंजीर से बांध कर रखा जाता था। राजाओं, जमींदारों तथा बाद में अंग्रेज अफसरों के शिकार के लिए चीता तथा उनके शावक बड़ी संख्या में जंगलों से लाए जाने लगे तथा यह सिलसिला 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अपने चरम पे पहुंच गया। औपनिवेशिक स्रोतों की माने तो एक प्रशिक्षित चीते की कीमत 150 रुपए से 250 रुपए के बीच थी और जंगल में पकड़े गए किसी चीते की कीमत 10 रुपए से ऊपर कुछ भी हो सकती थी। चीता के हमले में किसी इंसान के मारे जाने का साक्ष्य 1880 में मिलता है जब विशाखापट्टनम के गवर्नर के एजेंट ओवी इरविन की मृत्यु शिकार के दौरान एक चीते के हमले में हो गई थी जो कि विजयनगरम के राजा का पालतू चीता था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा चीते को हिंसक जानवर घोषित कर दिया गया और इसको मारने वालों को पुरस्कार दिए जाने लगे। आधिकारिक तौर पर माना जाता है कि वर्ष 1947 में छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी रियासत कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंह ने भारत के 3 अंतिम चीतों का शिकार किया था। वर्ष 1951 से 52 में भारत सरकार द्वारा चीते को विलुप्त मान लिया गया था, लेकिन इसके बाद भी कोरिया तथा सरगुजा में चीते के होने के प्रमाण मिले थे। वर्तमान समय में एशियाई चीतों की एक छोटी सी संख्या ईरान के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। चीते की दूसरी प्रजाति अफ्रीका में पाई जाती है जहां भारत के चीते झाड़ियों, जंगलों तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में रहते हैं। वहीं अफ्रीकी चीते विशाल मैदानी हिस्सों में रहते हैं। देश में चीतों को लेकर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पूर्व उपाध्यक्ष दिव्य भानु सिंह ने एक किताब लिखी है और इस किताब का नाम द एंड ऑफ अ ट्रेल द चीता इन इंडिया है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि अलग अलग राजाओं के शासनकाल में देश में चीतों की मौजूदगी देखी गई है। कहा जाता है कि 1556 से लेकर 1605 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह अकबर के समय देश में 10,000 से ज्यादा चीते थे। यहाँ तक कि अकबर के पास भी कई चीते थे और इन चीतों का इस्तेमाल काले हिरण और चिकारे के शिकार के लिए करते थे। मुगल सम्राट अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर ने भी शिकार में सहारा लेने और शौकिया तौर पर रखने के लिए चीतों को पाले थे। चीतों के जरिए जहांगीर ने लगभग 400 हिरण पकड़े थे। इसके बाद से चीतों को पालतू जानवर के रूप में राजाओं द्वारा पाला जाने लगा। इसके बाद चीतों की हालत ये हुई कि उन्हें भी गाय और बैल के जैसे बांध कर रखा जाने लगा।
राजाओं को यह बात समझ नहीं आई कि चीतों को बांध के रखने से उनकी प्रजनन क्रिया में भारी गिरावट आएगी और यही कारण था कि इनकी आबादी कम होना शुरू हो गई। उस रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि चीतों के शिकार किए जाने के अलावा उनको बांध के रखे जाना उनके विलुप्त होने के प्रमुख कारणों में से एक है। 20वीं सदी तक आते आते देश में चीतों की संख्या घटकर सैकड़ों में रह गई। इन दिनों देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज चीतों से ज्यादा शेर के शिकार में दिलचस्पी रखते थे और इसका कारण था कि शेर ज्यादा खतरनाक होते हैं और इससे मनुष्यों को ज्यादा खतरा होता है, जबकि चीते के साथ ऐसा नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने चीते का शिकार तो नहीं किया, लेकिन चीतों के संरक्षण के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया। फिर भी कहा जाता है कि जहाँ चीते द्वारा मवेशियों को ज्यादा मारे जाने पर अंग्रेज इन पर इनाम रख देते थे। उन दिनों चीते के बच्चे को मारने पर 6 रुपए तथा वयस्क को मारने पर 12 रुपए भी बतौर इनाम मिला करते थे। लिहाजा धीरे धीरे चीते की प्रजाति गायब होती चली गई। कुछ राजाओं ने तो इन्हें अफ्रीका देशों से आयात भी किया था, जिसमें 1918 से लेकर 1945 तक करीब 200 चीतों का आयात किया गया। 1914 में इंग्लैंड से आए विदेशी दंपत्ति विल्फ्रायड सवाई माधो सिंह द्वितीय के यहाँ मेहमान बनकर आए। उन्होंने चीते को देखने की इच्छा जाहिर की। माधो सिंह ने बताया कि अब हमारे यहाँ चीते नहीं हैं। जयपुर से जाते समय विल्फ्रायड ने महाराजा से वादा किया कि वह उनके लिए इंग्लैंड से चीते भेजेंगे। जयपुर फाउंडेशन के अनुसार इंग्लैंड में जाकर विल्फ्रायड की मौत हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी ने अप्रैल 1921 में चीते के 2 शावकों को जयपुर भेजा। कावस जदीन फार्म के जरिए चीते के शावकों को जयपुर भेजा गया। समुद्री जहाज से शावक मुंबई पहुंचे और फिर उन्हें रेल से जयपुर लाया गया और इसके 5 साल बाद एक चीते की मौत हो गई। इसलिए दूसरे चीते को रामनिवास बाग के जंतु घर में रखा गया। चीतों की संख्या में भारी गिरावट आने के बावजूद भी देश में चीतों का शिकार जारी रहा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के राजा रामानुज सिंह देव ने अकेले ही 1200 चीतों का शिकार किया और इसके बाद भारत के आखिरी 3 चीतों का शिकार अंबिकापुर सिटी के रियासत कोरिया के राजा ने किया था। अंग्रेजों के भारत से चले जाने और रियासतों के एकीकरण के बाद देश में चीतों की संख्या कम होने के साथ साथ इनसे किए जाने वाले शिकार का चलन भी खत्म हो गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। साल 1952 में चीतों को भारत से आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया। इसके बाद आने वाली सरकारों ने चीता के पुनर्वास के लिए कई सारे प्रयास किए। वर्ष 1970 में भारत सरकार ने ईरान से चीते मंगाने की पेशकश की थी और इसके बदले में ईरान को बाघ तथा एशियाई शेर देने का वादा किया था, लेकिन प्रारंभिक बातचीत के बावजूद यह समझौता नहीं हो सका क्योंकि ईरान में चीतों की संख्या बेहद कम थी तथा ये हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए थे। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने चीतों की जनसंख्या बढ़ाने की इच्छा प्रदर्शित की है। इसके लिए सरकार अफ्रीकी प्रजातियों के चीतों को भारत लाए जाने पर विचार कर रही है। इसके लिए आने वाली कई सरकारों द्वारा चीता के पुनर्वास के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और आखिरकार 17 सितंबर 2022 को भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश में कूनो पालमपुर के कूनो नेशनल पार्क में नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा गया। सवाल यहीं खत्म नहीं हो जाता। आखिर पूर्व में चीता के पुनर्वास के लिए सरकारों द्वारा किए गए प्रयास के बावजूद इतना लंबा समय क्यों लग गया? क्या कारण थे कि सरकारें चीता के पुनर्वास में बार बार विफल होती रहीं? जानेंगे द लास्ट ऑफ चीता के अगले भाग में।